हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत बेहतर होंगे। बच्चों, दशहरा के बाद मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुका हूं अपने लेक्चर को कंटिन्यू करने के लिए, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हम लोग लास्ट लेक्चर पे डिस्कस किए थे ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जैसे शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसको कहते हैं, ये सारी बातें हम लोग लास्ट लेक्चर पे डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग उसी लेक्चर को थोड़ा सा आगे की ओर लेके चलेंगे और पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो एटॉमिक रेडियाई की बात करें, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की बात करें, मेटालिक कैरेक्टर की बात करें, तो ये तमाम प्रॉपर्टीज को हम लोग आज के इस लेक्चर पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे हम लोग एटॉमिक रेडियाई। बच्चों, आपको एक बात बखूबी पता है कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट अगर आप मूव करते हैं या अलोंग द पीरियड आप मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज रेगुलरली डिक्रीज होता चला जाता है। रीजन क्या होते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है जिस वजह से आपका साइज डिक्रीज होता है। लेकिन जब आप बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, तो एटॉमिक रेडियाई आपका रेगुलरली डिक्रीज नहीं करता। कभी आपका डिक्रीज करेगा, कभी आपका सेम भी हो जाएगा, तो कभी इंक्रीज भी हो जाएगा। कैसे होगा? तो चलिए हम लोग डिटेल में इसको समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एटॉमिक रेडियाई फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो आप क्या लिखेंगे यहां पे? द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, in d block metals are irregular। ये आपका इरेगुलर होगा। और इरेगुलर में भी कैसे? तो पहले आपका एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा, फिर रिमेन सेम होंगे और उसके बाद फिर इंक्रीज करता हुआ नजर आएगा। उस पॉइंट को भी अगर मैं यहां पे लिख दूं, एटॉमिक रेडियाई फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फर्स्ट decreases then remain same and finally increases कैसे? तो इसको समझने के लिए हम लोग फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट की बात कर लेते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की एलिमेंट की बात कर लेते हैं, जो कहां से स्टार्ट होता है बाबू? स्कैंडियम से। स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और फिर क्या होगा? आपका जिंक होगा। आपको बखूबी पता है कि 21 से लेकर के 30 तक आपका फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहलाता है, जिसको आप 3D सीरीज के नाम से भी जानते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जब आप स्कैंडियम से जिंक की तरफ मूव करोगे ना, यानी लेफ्ट टू राइट आप मूव करोगे ना, तो एटॉमिक रेडियाई सबसे पहले तो डिक्रीज करता हुआ नजर आएगा, उसके बाद आपको सेम एटॉमिक रेडियाई मिलेगा और फाइनली आपका एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करता हुआ नजर आएगा। क्या है? ये रहा है कि जब आप स्कैंडियम से आयरन की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई आपका डिक्रीज करता है। नाउ आयरन से निकेल के बीच में एटॉमिक रेडियाई आपका सिमिलर नजर आएगा और उसके बाद आपका एटॉमिक रेडियाई क्या होता है? इंक्रीज करता हुआ नजर आता है। यानी कि देखा जाए तो लेफ्ट टू राइट जाने के बाद डी ब्लॉक एलिमेंट्स में एटॉमिक रेडियाई आपका इर्रेगुलर ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, रेगुलर ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा है। अब ऐसा क्यों होगा? तो सबसे पहले आप यहां से यहां तक की बात करें
तो यहां से यहां तक में आपको साइज रेगुलरली डिक्रीज करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेंट है इन कंपैरिजन टू शील्डिंग इफेक्ट। एसई कहने का मतलब है शील्डिंग इफेक्ट। लास्ट क्लास पे हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी जान चुके हैं और शील्डिंग इफेक्ट भी हम लोग जान चुके हैं। ठीक, नाउ अगर आप कॉपर से जिंक की बात करते हैं तो यहां पर आपको साइज इंक्रीज करता हुआ नजर आ रहा होगा, और ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पे शील्डिंग इफेक्ट डोमिनेट कर जा रहा है इन कंपैरिजन टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यहां पे Z इफेक्टिव डोमिनेंट है और यहां पे शील्डिंग इफेक्ट डोमिनेंट है, और आपको पता है कि शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा तो साइज ज्यादा होगा और Z इफेक्टिव ज्यादा तो साइज क्या होंगे, कम होंगे। लास्ट लेक्चर पे ऑलरेडी मैं पढ़ा दिया हूं, अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप उस लेक्चर को प्लीज पहले कवर कर लो, उसके बाद ही आज के लेक्चर को आप देखना। ठीक है, और आयरन से निकेल के बीच की बात आप करते हैं तो इस वाले केस में क्या होता है ना कि शील्डिंग इफेक्ट का पावर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के पावर के बराबर हो जाता है, जिस वजह से यहां पे साइज आपको सिमिलर नजर आ रहा है। अब इस चीज को अच्छे से समझने के लिए मैं इसको एलिमेंट के माध्यम से एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, सबसे पहला काम एक्सप्लेनेशन पे स्कैंडियम के केस में देखते हैं और जिंक के केस में देख लेंगे। तो दो एलिमेंट को लेके चल जाएंगे ना तो आपको ये वाला फंडा आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, एक तरफ स्कैंडियम एटॉमिक नंबर कितना होता है, 21 होता है। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या मिलेगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और फिर क्या होगा 3d1। जरा आप देखना यहां पे d पे सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक, नाउ अगर हम लोग जिंक की बात करते हैं एटॉमिक नंबर कितना होता है, 30। इसके कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लेके चलोगे तो ये होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10। अब यहां पे d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन देखोगे तो कितना दिख रहा है, 10 दिख रहा है। भाई यहां पे इलेक्ट्रॉन 1 है और यहां पे इलेक्ट्रॉन 10 है, तो जाहिर सी बात है कि यहां पे भीड़ भाड़ कम है और यहां पे भीड़ भाड़ क्या है, ज्यादा। और मैंने बोला था भीड़ भाड़ ज्यादा, दैट मींस शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। तो यहां पे डी पे 10 इलेक्ट्रॉन है, दैट मींस आप क्या कह सकते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट यहां पे ज्यादा हो जा रहा है। और अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है तो साइज भी आपका क्या हो जाता है, ज्यादा। ये आपको मैं पढ़ा चुका हूं लास्ट लेक्चर पे कि शील्डिंग इफेक्ट साइज को बढ़ाने की कोशिश करता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज साइज को घटाने की कोशिश करता है। ठीक, यहां पे आपके पास डी के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, दैट मींस यहां पे शील्डिंग इफेक्ट क्या है, आपका कमजोर है। तो अगर शील्डिंग इफेक्ट कमजोर है ना तो इसके अपोजिट में जेड इफेक्टिव यहां पर ज्यादा दिखाई देगा। अब जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, दैट मींस साइज यहां पे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसलिए मैंने लिखा कि फर्स्ट हाफ में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट कर रहा है, जिस वजह से आपकी साइज कम हो जा रही है। लेकिन सेकेंड हाफ जो लास्ट वाला देखें हम लोग, इसमें डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ चुका है और 10 इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब भीड़ भाड़ बढ़ चुका है। भीड़ भाड़ बढ़ गया तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जा रहा है और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से साइज भी वहां पे क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। अब यहां पे समझना एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहां पे जेड इफेक्टिव बोलेगा कि मैं सर इस पार्ट में साइज कम करूंगा, इस पार्ट पे शील्डिंग इफेक्ट बोलेगा कि सर यहां पे साइज में बढ़ाऊंगा। एक तरफ यहां बोल रहा है कि मैं साइज घटाऊंगा, एक तरफ बोल रहा है मैं यहां पे साइज बढ़ाऊंगा, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट साइज बढ़ाने का काम करता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका साइज घटाने का काम करता है। मैंने बोला कि आयरन कोबाल्ट निकेल के केस में शील्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की पावर दोनों बराबर है, सिमिलर है। तो शील्डिंग इफेक्ट बोलेगा मैं साइज बढ़ाऊंगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलेगा मैं साइज घटाऊंगा। तो नेट रिजल्ट क्या बोलेंगे, भाई ना तो तुम बढ़ा सकते हो ना तो तुम घटा सकते हो, क्योंकि ये जितना बढ़ाएगा उतनी ही तेजी से ये घटा भी देगा, तो साइज रिमेन क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। इसलिए बोला गया कि जब आप डी ब्लॉक मेटल्स की बात करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाने की बात करते हैं, तो साइज हमेशा इर्रेगुलर ट्रेंड को फॉलो करेगा। साइज पहले डिक्रीज करेंगे,
उसके बाद साइज रिमेन सेम रहेगा और उसके बाद साइज आपका इंक्रीज करेगा। रीजन याद रखना कि डिक्रीज क्यों कर रहा है, क्योंकि जेड इफेक्टिव डोमिनेंट हो जा रहे हैं, और इंक्रीज क्यों कर रहा है, क्योंकि शिल्डिंग इफेक्ट डोमिनेंट हो जा रहा है। जबकि यहां पे साइज सेम क्यों रहा, क्योंकि शिल्डिंग पावर और जेड इफेक्टिव पावर दोनों क्या है, सेम है। शिल्डिंग बोलेगा साइज बढ़ाएंगे, जेड इफेक्टिव बोलेगा साइज घटाएंगे। तो नेट रिजल्ट क्या मान के चलेंगे, ना तुम बढ़ा सकते हो ना तुम घटा सकते हो, हम बराबर ही रहेंगे। ठीक है, तो ये तो केस हो गई आपके पास लेफ्ट टू राइट की। इसको फटाक से कॉपी करो, उसके बाद हम लोग टॉप टू बॉटम वाला केस भी लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास टॉप टू बॉटम। देखो, जब आप पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम यानी अलोंग द ग्रुप जाते हो तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। इंक्रीज होने के पीछे का रीजन ये होता है कि हर एक रॉ पर एक एक सेल बढ़ते चले जाते हैं। अब जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी एटॉमिक साइज भी क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे उदाहरण के लिए अगर मान लो मैं बात करता हूं इस वाले ग्रुप की, इस वाले ग्रुप की, तो ये एक्चुअली 4th पीरियड का पार्ट है, ये 5th पीरियड का पार्ट है, ये 6th पीरियड का पार्ट है और ये 7th पीरियड की पार्ट है। दैट इज ये आपका थर्ड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, थर्ड ग्रुप। ठीक है, तो जब आप थर्ड ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हो यानी स्कैंडियम से एक्टिनम की तरफ आते हो ना, तो साइज आपका इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि सर 4th से 5th आने पर एक सेल बढ़ जा रहा है, 5th से 6 से आने पर एक सेल और बढ़ जा रहा है, और 6 से 7 आने पर एक सेल और बढ़ जा रहा है। अब जैसे जैसे सेल बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी साइज भी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी स्कैंडियम से एक्टिनम के बीच में आपका साइज कुछ ऐसा होगा। स्कैंडियम से बड़ा होगा इट्रियम, इससे बड़ा होगा लैंथनम और इससे बड़ा होगा आपके पास एक्टिनम। ठीक, बट जैसी आप 4th ग्रुप की बात करोगे, यहां पे 4th ग्रुप की, ठीक है, तो अगेन टिटेनियम से बड़ा कौन होगा, जर्कोनियम। लेकिन जैसे ही आप नीचे की तरफ आओगे ना, ZR के बाद HF और उसके बाद क्या है, RF, रदरफोर्डियम। टिटेनियम से बड़ा जर्कोनियम तो होगा, इस वाले केस में अगर आप देखते हो तो इसमें टिटेनियम से बड़ा जर्कोनियम तो होगा, लेकिन जर्कोनियम और हफमेनियम ये बराबर होंगे साइज में, और हफमेनियम और रदरफोर्डियम ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे साइज में। कारण क्या है, कारण ये है, अगर आप ध्यान से बारीकी से देखो तो यहां पे लैंथनम स्टार्ट हो चुका है, और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि लैंथनम के बाद लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, और लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन साइज को घटाने का काम करता है ना। नाउ इसके ठीक नीचे आपके पास एक्टिनम दिखाई दे रहा है, और एक्टिनम के बाद एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन काम करता है। अब एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी आपका साइज कम करने के बारे में सोचेगा। तो आप देखना जरा, आप टिटेनियम से जर्कोनियम जाएंगे साइज बढ़ा, ठीक है, लेकिन जर्कोनियम से हफमेनियम की तरफ आओगे ना, तो साइज रिमेन सेम रहेगा। कारण यहां पर यह है कि इनके बीच में लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन काम करेगा, और हफमेनियम और रदरफोर्डियम के बीच में जाओगे तब भी साइज आपको सिमिलर दिखेगा, लेकिन यहां पर रीजन क्या होगा, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या होगा, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ध्यान देना एक चीज, लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन लैंथनम के बाद होता है, लैंथनम के लिए नहीं होता है। एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन एक्टिनम के बाद होता है, एक्टिनम के लिए नहीं होता है। ठीक है ना, यानी लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन इसके बाद होगा, इसके लिए नहीं होगा। एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन इसके बाद होगा, इसके लिए नहीं होगा। मतलब ऐसे ट्रेंड आपको इसके बाद दिखाई देगा, इसके लिए नहीं दिखाई देगा। समझ रहे हो, थर्ड ग्रुप के साथ लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन इंपैक्ट नहीं डालेगा और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन का भी इंपैक्ट नहीं डालेगा। लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन थर्ड ग्रुप के बाद आएंगे, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी थर्ड ग्रुप के बाद आएंगे। ठीक है ना, इसलिए एक पॉइंट में लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, that is
फर्स्ट टू सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट टू सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, टीएस कहने का मतलब है ट्रांजिशन सीरीज, है ना। फर्स्ट टू सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज इंक्रीजेस ड्यू टू increasing number of cell, but second to third and third to fourth atomic radii, आप इसको एटॉमिक साइज भी कह सकते हैं ना, एटॉमिक रेडियाई रिमेन सेम। क्यों सेम रहा? ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन रिस्पेक्टिवली। हम ध्यान से सुन लेना बाबू, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन का जो इंपैक्ट है ना, वो थर्ड ग्रुप के बाद आएगा। मतलब थर्ड ग्रुप के लिए ना तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन वर्क होगा, ना तो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन वर्क होगा, लेकिन थर्ड ग्रुप के बाद सीधा आप फोर्थ ग्रुप की तरफ चले गए। मतलब इसके लिए बात करो तो काम होगा, इसके लिए भी 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 होगा, इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी, लेकिन इसके लिए नहीं होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लैंथेनम के बाद देखने को मिलता है और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन एक्टिनम के बाद देखने को मिलता है। ठीक, अगर मान लो इसका आपको ऑर्डर निकालना है एटॉमिक रेडियाई का, कैसे लिख सकते हो? देखो तो वेनेडियम से बड़ा Nb होगा और इसके बाद साइज रिमेन सेम होगा, इसका भी और इसका भी। मतलब इसका साइज और इसका साइज दोनों क्या होगा? सेम होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि सर यहां पर लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और यहां पर क्या है? एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक, सिमिलरली अगर मान लो आप इस ग्रुप की बात करते हो, ठीक ना, मैग्नीज वाला, तो मैग्नीज से बड़ा कौन हो जाएगा आपके पास? टेक्नीशियम हो जाएगा। और उसके बाद साइज रिमेन सेम होगा, इसका भी और इसका भी। इसके बाद साइज रिमेन सेम होगा। क्यों रिमेन सेम होगा बाबू? क्योंकि यहां पर लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और यहां पर क्या है? एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक, लास्ट अगर मान लो मैं इस वाले ग्रुप की बात कर लेता हूं, ग्रुप नंबर 12 की, तो जिंक से बड़ा कौन होगा? कैडमियम वाला। लेकिन उसके बाद मरकरी का साइज बराबर होगा कैडमियम से और Cn का भी साइज मरकरी से क्या होगा? बराबर होगा। यहां पे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और यहां पे एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, लेकिन ध्यान देना इसके लिए खास तौर पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन सकता है आपका। इसको जरा कॉपी करो, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है, ये आपको पता करना है। ठीक है, पहला ऑप्शन ए कह रहे हैं स्कैंडियम, इट्रियम और लैंथेनम। आपको पता है स्कैंडियम वाला ये आपके पास थर्ड ग्रुप का पार्ट है, तो स्कैंडियम से बड़ा इट्रियम, इसके बाद लैंथेनम, उसके बाद एक्टिनम। यहां पे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं है और यहां पे एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, तो यहां पे साइज आपका रेगुलरली इंक्रीज करेंगे। लेकिन लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन आने से साइज रिमेन क्या हो रहा है? सेम हो रहा है इन डी ब्लॉक मेटल्स। ठीक है, तो स्कैंडियम से बड़ा इट्रियम और उसके बाद लैंथेनम, ये तो आपके पास सही है। नाउ इसके बाद भी से बड़ा Nb और उसके बाद साइज क्या होगा? रिमेन सेम ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये भी सही है आपका। अब बात करते हैं मैग्नीज वाला ग्रुप की, तो देखिए जरा, Mn से बड़ा Tc होगा, ये सही है, लेकिन Tc Re साइज में बराबर होगा रियोस वाला, और ये भी साइज में क्या होगा? बराबर होगा। यहां पर लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और यहां पे एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, जबकि यहां पे क्या बोल दिया? Mn से बड़ा Tc सही है, लेकिन Tc और Re बराबर होना चाहिए, इंक्रीज नहीं होना चाहिए।
ये आपके पास गलत ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि इनकी साइज बराबर होती है लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ठीक ना। नेक्स्ट यहां पे एमएन से बड़ा टीसी है, सही है, और टीसी और आरई दोनों बराबर है लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, यानी सी ऑप्शन इनकरेक्ट है, बाकी ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इसको देख ले जरा। स्कैंडियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज नॉट। आपको पता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं? एक ऐसे एलिमेंट जिसके पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होना चाहिए, चाहे तो ग्राउंड स्टेट पर या मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पे। लास्ट लेक्चर पे बताया था मैंने, यानी स्कैंडियम ट्रांजिशन तभी होगा जब इसके पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए। देखिए जरा, बोथ स्कैंडियम +3 एंड जिंक +2 आयंस आर कलरलेस। ट्रांजिशन को कलरलेस से कोई लेना देना नहीं है। इन केस ऑफ स्कैंडियम 3d ऑर्बिटल्स आर पार्शियली फिल्ड, बिल्कुल पार्शियली फिल्ड होगा तभी जाके स्कैंडियम आपका ट्रांजिशन की तरह काम करेगा। बट जिंक दीज आर फिल्ड, जिंक आपका फुल फिल्ड होता है ग्राउंड स्टेट में भी और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी, तो ये कभी भी ट्रांजिशन की तरह काम नहीं करता, ये हमेशा डी ब्लॉक की तरह काम करता है। जंगे कदहज 112 लास्ट क्लास में एग्जांपल दिखाया था, यानी ट्रांजिशन का सही ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि स्कैंडियम के पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है और जिंक के पास फुल फिल्ड डी ऑर्बिटल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आर्गन 3d6। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे निकेल दिया गया, ठीक ना, मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। निकेल है आपके पास +3 के फॉर्म में, निकेल का एटॉमिक नंबर 28 होता है। कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करते हैं तो क्या मिलेगा, आर्गन 3d8 और 4s2, बट यहां पे +3 लाना है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन खत्म होगा, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन खत्म होगा, तो बचेगा क्या 3d7 और 4s0। 3d6 के फॉर्म में तो आया नहीं, तो ये नहीं है आपका। अगला देखें, Mn+3 लिखा गया है, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना 25। नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करते हैं इस 25 का तो आर्गन 3d5 और 4s2 होगा, लेकिन +3 बनाने के लिए आपको ये 2 इलेक्ट्रॉन खत्म करना होगा और यहां से 1 इलेक्ट्रॉन खत्म करना पड़ेगा, तो क्या बच जाएगा आर्गन 3d4 और 4s0, यानी कि ये भी आपके पास नहीं है क्योंकि 3d6 लेके आना है। उसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग, कोबाल्ट +3 का एटॉमिक नंबर कितना होता है 27। कॉन्फ़िगरेशन इस 27 का नॉर्मल करो, आर्गन 3d7 एंड 4s2, +3 लेके आना है तो 2 यहां से हटेगा, 1 यहां से हटेगा, तो बचेगा क्या आर्गन 3d6 एंड 4s0। क्या 3d6 आ चुका है, यही तो लेके आना था, यानी कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपको सही मिल रहा है, ठीक है। आप चाहो तो आयरन +3 का भी चेक कर सकते हैं, Fe+3, इसका अगर चेक करोगे तो आएगा क्या आर्गन 3d5 एंड 4s0, ठीक है। तो इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन निकाला जाएगा, इसको जरा कॉपी करो, उसके बाद अगले कुछ क्वेश्चंस और बात करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं, तो क्वेश्चन है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन द वन वेयर ऑल मेटल आयंस हैव 3d2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 3d2 लेके आना है ना, आपके पास अगर आप ऑप्शन में देखोगे ना तो 4 ही एलिमेंट कंसीडर किए जा रहे हैं, एक टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। हाँ, बाकी सब में इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के आधार पे पॉजिटिव चार्ज दिखाया गया है यहाँ पे, लेकिन हमारे पास 4 ही एलिमेंट है, इसमें भी टिटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है। कंसीडर ऐसे करो, टिटेनियम हो गया, वेनेडियम हो गया, क्रोमियम हो गया और मैग्नीज हो गया, ठीक है। टिटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना 22, 23, 24 और ये हो गया सर 25। नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या आएगा यहाँ पे आर्गन 3d2 एंड 4s2, यहां पर क्या आएगा आर्गन 3d3 एंड 4s2, यहां पर क्या आएगा आर्गन
3d5 एंड 4s1 हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, याद है ना, लास्ट क्लास में बताए थे। मैग्नीज के केस में ये आर्गन 3d5 एंड क्या होगा 4s2 होगा। अब इसको हमें d2 के फॉर्म में बनाना है। किस फॉर्म में? d2। तो d2 बनाने के लिए से 2 इलेक्ट्रॉन खत्म कर दो, यानी टिटेनियम +2 लेके चलना पड़ेगा आपको, देख सकते हो। इसके बाद इसको 2 बनाने के लिए यहां से 1 इलेक्ट्रॉन हटा दो, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां से 1 हटा दो, 1 इलेक्ट्रॉन खत्म, यानी कि वेनेडियम +3 के फॉर्म में होना चाहिए। तो ये d2 आ जाएगा। फिर क्रोमियम की बात करें, d को 2 बनाना है, यानी कि यहां से कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे आपके पास? 3, और यहां से 1, यानी 4 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, यानी क्रोमियम +4 के फॉर्म में होगा। फिर मैग्नीज की बात करते हैं, इसको 2 बनाना है, तो यहां से आप 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, 5 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो d2 के फॉर्म में आ जाएगा। मतलब यहां पे मैग्नीज +5 के फॉर्म में होगा, 5 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब ऐसा दिखाई देगा। यानी ये वाला ऑप्शन देख लो कहां पे नजर आ रहा है, टिटेनियम +2, वेनेडियम +3, क्रोमियम +4 एंड मैग्नीज +5। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम साइज। ठीक है, अगर बात करते हो आप जर्कोनियम और हफमीनियम, अगर आप यहां पे ध्यान से सी वाले ऑप्शन को देखोगे तो जर्कोनियम +4 और हफमीनियम +4, ये दोनों का साइज सिमिलर है या सेम है। क्यों? ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन अभी जस्ट हम लोग देख चुके हैं, आप चाहो तो बैक जाके चेक कर सकते हो। देखो जर्कोनियम और हफमीनियम, ये +4 के फॉर्म में, ये +4 के फॉर्म में, इसकी साइज बराबर होती है। क्यों? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। यानी इसका सही ऑप्शन कौन सा दिखेगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपको सही नजर आएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई किसका सही है? यहां पर आपके पास एक तो दिया गया है पोलोनियम, एक है नाइट्रोजन, एक है आपके पास EU और एक है आपके पास सीरियम। ठीक है, एक्चुअली F ब्लॉक एलिमेंट में मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं थोड़ा सा आपको समझा दे रहा हूं। नाइट्रोजन जो है ना, ये P ब्लॉक से बिलोंग करता है, बाकी सब आपके पास या तो D से है या तो F से है। तो नाइट्रोजन की साइज बाकी सबसे क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। बचा आपके पास HO, EO और CE। अगर आप इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, तो ये तीनों आपका F ब्लॉक से बिलोंग करता है। किससे? F ब्लॉक से। और F ब्लॉक में आपका लैंथेनाइड सीरीज कहलाता है, ये लैंथेनाइड सीरीज का पार्ट है, लैंथेनाइड सीरीज। ठीक है, और लैंथेनाइड सीरीज में लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, लैंथेनाइड सीरीज में लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज आपकी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब देखना जरा, अगर आप अरेंजमेंट देखते हैं तो यहां पर CE और उसके बाद हो जाएगा आपके पास EU और उसके बाद हो जाएगा आपके पास HO। ठीक है, ये आपके पास रेगुलरली साइज डिक्रीज होगा ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बट एक चीज और ध्यान देना, EU के केस में ना 4f7 पार्ट आता है कॉन्फ़िगरेशन पर। दिस इज हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड होने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल होगा, जिसके वजह से इसकी रेडियाई बाकी सबसे ज्यादा होगी। इसको ध्यान देना जरा, यहां पे जो ऑर्डर मिलेगा सबसे ज्यादा EU, उसके बाद CE, उसके बाद HO और उसके बाद क्या होगा? नाइट्रोजन। अच्छा, EU का सबसे ज्यादा क्यों हुआ? क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन में 4f7 आती है। दिस इज अ हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन जो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये ट्रेंड आप चेक कर लो कहां पर दिख रहा है, EU, CE, HO और N। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इसको और डिटेल में हम लोग समझेंगे जब मैं आपको F ब्लॉक एलिमेंट पढ़ाना चालू करूंगा। ठीक है, फिलहाल आप इसको जरा कॉपी करो। चलिए बच्चों, आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग को डिस्कस करना है मेटालिक कैरेक्टर, प्रॉपर्टीज नंबर 2। एटॉमिक रेडियस समझ गए, मेटालिक कैरेक्टर सेकंड प्रॉपर्टीज क्या कह रहा है?
सबसे पहला पॉइंट, मेटालिक कैरेक्टर ऑफ डी ब्लॉक मेटल्स आर लोअर देन एस ब्लॉक मेटल ड्यू टू, रीजन क्या होगा? सबसे पहला स्मॉल साइज, सेकेंड रीजन होगा हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। समझते हैं जरा ये क्या है। सबसे पहले अगर डी ब्लॉक मेटल एक तरफ सोचो और दूसरी तरफ आप एस ब्लॉक मेटल आप सोचो, तो डी ब्लॉक मेटल्स जो होते हैं ना बाबू, इसकी साइज आमतौर पे छोटी होती है इन कंपेरिजन टू एस ब्लॉक मेटल। एस ब्लॉक मेटल की साइज क्या होती है? बड़ी होती है, ठीक है। यहां पे साफ साफ दिख रहा है स्मॉल साइज है और यहां पे साइज कैसा है? लार्ज साइज है। साइज कैसा है? लार्ज है। अब अगर मान लो कि यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इस जगह पर यहां पे भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो भाई इसकी साइज अगर छोटी है, इसकी साइज क्या छोटी है, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? ज्यादा। भाई छोटे बच्चे के साथ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है आदमी क्या, है ना। तो साइज छोटा है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होंगे, मतलब कह सकते हैं मोर अट्रैक्शन फोर्स यहां पर ज्यादा है। जबकि यहां पे साइज जो है वो बड़ा हो चुका है। अब साइज बड़ा होगा तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएंगे? कमजोर हो जाएंगे, मतलब लेस अट्रैक्शन। यहां पे अट्रैक्शन फोर्स क्या है आपका? कम है। अब यहां पे अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, तो यहां पे अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो आपको एनर्जी ज्यादा सप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेगा। हाँ भाई, बॉन्ड मजबूत है ना, मजबूत बॉन्ड है तो एनर्जी ज्यादा दोगे तब ना इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। यहां पे बॉन्ड कमजोर है क्योंकि साइज बड़ा था। बॉन्ड कमजोर है, आप थोड़ा सा भी एनर्जी अगर आप दोगे ना तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल जाएगा। और आपको पता है कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जरूरत होता है, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं या आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। अब यहां पे स्मॉल साइज है, अट्रैक्शन ज्यादा है, मजबूत बॉन्ड बना है, तो इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा। दैट मीन्स मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? ज्यादा होगा। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन लेट से निकलेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। लेस टेंडेंसी टू एस्केप द इलेक्ट्रॉन। भाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा लग रहा है ना, ज्यादा एनर्जी लग रहा है उसको, तो इलेक्ट्रॉन भी लेट से निकलेगा वहां पे। अब इलेक्ट्रॉन लेट से अगर निकलेगा तो बोलेंगे हम लोग पुअर मेटल है वो। कैसा है? पुअर मेटल है। जबकि इस वाले केस में क्या है? अगर अट्रैक्शन फोर्स कमजोर है तो हल्का सा भी एनर्जी दोगे इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाएगा। यानी यहां पे लेस आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी लेस है, कम ही एनर्जी आपने दिया, इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल गया। और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना यानी मेटल अच्छा बन जाना। यहां पे लिख सकते हैं मोर टेंडेंसी टू एस्केप द इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ज्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन निकलने की, मतलब बेस्ट मेटल आप इसको कह सकते हैं। तो एस ब्लॉक मेटल में मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होने के रीजन ये है, जबकि मेटालिक कैरेक्टर डी ब्लॉक का कम क्यों होता है, लोअर क्यों होता है, इसकी रीजन ये है। इसलिए मैंने लिखा मेटालिक कैरेक्टर ऑफ डी ब्लॉक मेटल्स आर लोअर देन एस ब्लॉक मेटल।
रीजन क्या है? पहला स्मॉल साइज रीजन है और दूसरा रीजन क्या है? हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी या मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है ना। इसके बाद अगर बात करते हैं कुछ और पॉइंट, अब जरा एक चीज को सोच करके देखो, यहां पर अट्रैक्शन फोर्स क्या है? ज्यादा। अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है दैट मींस वहां पे मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी? ज्यादा, और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगी? ज्यादा। यह बात सही है कि डी ब्लॉक मेटल की मेटालिक कैरेक्टर एस ब्लॉक से कमजोर होता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डी ब्लॉक का एस ब्लॉक से क्या होगा? ज्यादा, क्योंकि यहां पर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है। और साथ साथ एक और रीजन भी है। क्या रीजन है उसको देखेंगे अभी जस्ट हम। पहले मैं लिख रहा हूं यहां पे, द मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक मेटल्स, डी ब्लॉक metals are higher than S block metal due to presence of extra covalent bond in addition to metallic bond। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं जरा। ठीक है, जैसे एक तरफ मैं यहां पे एस ब्लॉक मेटल कंसीडर कर रहा हूं, एस ब्लॉक मेटल। ठीक है, और दूसरी तरफ मैं यहां पे कंसीडर करूंगा डी ब्लॉक मेटल। अब एस ब्लॉक मेटल अगर है तो मैं एग्जाम्पल के लिए पोटेशियम और पोटेशियम ले लेता हूं। दो पोटेशियम कंसीडर किया, पोटेशियम के बीच में सिर्फ एक ही बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, वो है आपके पास मेटालिक बॉन्ड। पोटेशियम के बारे में बात कर रहे हैं ना, दोनों ही मेटल है, तो दोनों मेटल है तो मेटालिक बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। ठीक ना। लेकिन अगर डी ब्लॉक मेटल में आप क्रोमियम और क्रोमियम सोचते हैं तो पहला तो यह है कि दोनों के बीच में मेटालिक बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? मेटालिक, क्योंकि दो मेटल के बारे में आप बात कर रहे हैं। और अगर आप दूसरा बॉन्ड यहां पे देखते हैं तो एक और बॉन्ड है कोवलेंट बॉन्ड। कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो पता चलेगा इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। 4s1 और 3d5, यहां पे भी कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s1 और 3d5। अब देखो डी ऑर्बिटल कैसा दिख रहा है? डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड है ना, और पार्शियली फिल्ड होगा तो यहां पे कोवलेंट कैरेक्टर नजर आएंगे। पहले डी ऑर्बिटल बना के देखो, ऐसा ऐसा, ये फर्स्ट डी ऑर्बिटल ये वाला, और दूसरा डी ऑर्बिटल मैं ऐसा दिखा देता हूं। आपको पता है कि ये इससे ओवरलैप कर सकता है, ये इससे ओवरलैप कर सकता है, रिजल्टिंग यहां पे कोवलेंट बॉन्ड दिखेगा। कौन सा बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड। तो आप देख सकते हो यहां पे मेटालिक बॉन्ड के साथ साथ कोवलेंट बॉन्ड भी है, जबकि यहां पे सिर्फ कौन सा बॉन्ड है? मेटालिक बॉन्ड। तो यहां पे दो टाइप के बॉन्ड है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। दैट मींस मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होंगे? ज्यादा होंगे, क्योंकि यहां पे दो टाइप की बॉन्ड है, यहां पे एक टाइप की बॉन्ड है। इसलिए मैंने लिखा है यहां पे द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक मेटल्स आर हायर देन एस ब्लॉक मेटल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कोवलेंट बॉन्ड इन एडिशन टू मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, अब दूसरे तरीके से आप यहां से भी समझ सकते हैं कि अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो सर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। या अट्रैक्शन फोर्स कम है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है, इसको जरा आप कॉपी करो, फिर यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और यहां पे समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक ना। चलिए बच्चों, तो इसके बाद हम लोग कुछ और पॉइंट यहां पे समझ लें थोड़ा सा। जैसे मैंने आपको बताया कि डी ब्लॉक मेटल्स में दो टाइप के बॉन्ड बने, एक तो मेटालिक बॉन्ड और दूसरा क्या था? कोवलेंट बॉन्ड। जो कोवलेंट बॉन्ड होता है ना, ये मोस्टली डिपेंड करता है कि डी ऑर्बिटल्स पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है। जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतने ही ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, और जितना ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी उतनी ज्यादा इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी होगी।
मतलब आप इसको ऐसे कह सकते हैं, इसको ऐसे कह सकते हैं, द टेंडेंसी टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड मैक्सिमम for the element having maximum number of unpaired electron, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, सपोज करें कि एक तरफ क्रोमियम है और दूसरी तरफ हमारे पास मैग्नीज है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना, 24। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 3d5 और 4s1 आता है। मैग्नीज का 25 कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 3d5 और 4s2 आता है। आप देखो तो यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर कितना है 6, जबकि यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 5। सिर्फ यहां पे अनपेयर्ड है ना, s तो फुलफिल्ड है आपका। तो यहां पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये कितना है आपके पास 5। और जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतने ही ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे, और जितना ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड कैरेक्टर होगा उतने ही ज्यादा उसकी मेल्टिंग पॉइंट भी होगी और उतने ही ज्यादा उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी होगी। मतलब आप कह सकते हैं यहां से मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट मींस मैक्सिमम कोवलेंट बॉन्ड कैरेक्टर यहां पर मैक्सिमम आएगा। और मैक्सिमम कोवलेंट बॉन्ड कहने का मतलब कि मैक्सिमम या फिर आप कह सकते हो मोर मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट। तो क्रोमियम और मैग्नीज में क्रोमियम की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मैग्नीज से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अगर मैं यहां पे कुछ और पॉइंट आपको समझाऊं जो थोड़ा सा आपको माइंड में रखना पड़ेगा यहां पर, जैसे अगर मान लो जिंक की बात आप करते हैं, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है 30 होता है। कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे तो आएगा 3d10 और आएगा 4s2, यही आएगा भाई। यहां पे सारे ऑर्बिटल फुल फिल्ड है, क्या है यहां पर फुल फिल्ड ऑर्बिटल है, या फिर आप फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन भी कह सकते हैं। और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अगर होगा तो कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण नहीं होगा, और कोवलेंट बॉन्ड नहीं है तो सिर्फ मेटालिक बॉन्ड है यहां पर। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि यहां पे लेस मेल्टिंग पॉइंट होगा या बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो जिंक में कोई भी कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण नहीं होगा क्योंकि यहां पे सारे ऑर्बिटल फुलफिल्ड है आपके। फिर एक पॉइंट और माइंड में रखना कि मेल्टिंग पॉइंट मरकरी का ये कितना होता है, लगभग -38 डिग्री सेल्सियस। और आपको पता है कि मरकरी एकमात्र ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट पे होता है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट कितनी होती है, -38 डिग्री सेल्सियस। इस वाले पॉइंट को जरा आप कवर कर लो, उसके बाद फिर हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन है मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर ऑफ द फ्लोइंग। आपको यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर पता करना है। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन कर लो। क्रोमियम का क्या होगा 3d5 4s1। वेनेडियम क्या होगा, ये होगा 3d3 एंड 4s2। टिटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन में क्या आएगा 3d2 एंड 4s2। स्कैंडियम आएगा 3d1 एंड 4s2। आपको पता है यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, ज्यादा 6। यहां पर कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3। यहां पर कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2। भाई s फुलफिल्ड है ना। और यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है आपके पास 1 है। तो जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड, और जितना अच्छा कोवलेंट बॉन्ड उतनी ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मतलब क्रोमियम का ज्यादा होगा सबसे, उसके बाद वेनेडियम, उसके बाद टिटेनियम, और लास्ट में क्या होगा स्कैंडियम होगा। नेक्स्ट है आयरन, कोबाल्ट और निकेल। आयरन की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आएगा 3d6 एंड 4s2। यहां पर क्या आएगा कोबाल्ट में 3d7 एंड 4s2, और निकेल में क्या आएगा 3d8 और 4s2, है ना। इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, एक बार ध्यान देना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक ना।
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो लास्ट डी सेल में इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास 5 के बराबर या 5 से कम है, 5 के बराबर या 5 से कम है, तो इसका यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, यही इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन अगर मान लो इलेक्ट्रॉन 5 से ज्यादा है, 5 से क्या है, ज्यादा है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप निकाल सकते हैं 10 माइनस नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। लेकिन ध्यान देना, ये तभी अप्लाई करेंगे जब इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में 5 से ज्यादा होगा। जैसे इस वाले केस में डी में 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है 6, तो अनपेयर्ड निकालने के लिए 10 से 6 को माइनस कर दो, तो 10 से 6 माइनस होगा तो 4 बचेगा। ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पे डी में 7 इलेक्ट्रॉन आ चुका है, जो कि 5 से क्या है आपका ज्यादा, तो अनपेयर्ड निकालने के लिए 10 में से माइनस कर दो, तो 10 माइनस 7 कितना बच जाएगा, 3। यहां पे डी 8 है, यानी इलेक्ट्रॉन 5 से ज्यादा है, अनपेयर्ड निकालने के लिए 10 से उसको माइनस कर दो, तो 10 माइनस 8 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां सबसे ज्यादा, तो इसके पास मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, और उसके बाद कहां पे, कोबाल्ट में, और लास्ट में कहां पर होगा, निकेल में। कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आप देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, किसके पास मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है? पहले कॉन्फ़िगरेशन कर लो। क्रोमियम क्या है, 3d5 and 4s1। आयरन क्या है, 3d6 and 4s2। निकेल क्या है, 3d8 and 4s2। कॉपर क्या है, 3d10 and 4s1। यहां पे कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 6। यहां पर कितना है देखो तो, 10 में से 6 जाएगा, बचेगा कितना, 4। यहां पर देखो 10 में से 8 गया, बचेगा कितना, 2। और यहां पे ये तो फुल फिल्ड है ना सर, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ s ऑर्बिटल पे, ठीक है, और s कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, आपको पता है। तो यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। कर सकते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम, कोवलेंट बॉन्ड कैरेक्टर कम, कोवलेंट बॉन्ड कैरेक्टर कम, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कम, यानी इसका सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इनमें से किसके पास मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है? चेक करें जरा। टिटेनियम है, क्या आएगा कॉन्फ़िगरेशन, 3d2 and 4s2। कॉपर है 3d10 and 4s1। जिंक है 3d10 and 4s2। मैग्नीज है तो 3d5 and 4s2। देखो तो यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 2। यहां पर कितना है, 1। यहां पर कितना है, 0। ये भी फुलफिल्ड, ये भी फुलफिल्ड। यहां पे कितना है आपके पास, 5। तो सबसे कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिंक के पास है, दैट मींस यहां पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप बात करते हैं मैग्नीज की और टेक्नीशियम की, Mn और Tc, Mn और Tc ये दो ऐसे एलिमेंट हैं आपके पास डी ब्लॉक मेटल्स में जहां पर हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है, और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ये कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होते हैं, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की आयोनाइजेशन पावर या आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये सबसे ज्यादा होगा, है ना, सबसे ज्यादा अगर होगा, और साथ में वीक मेटालिक बॉन्ड है, इसलिए यहां पे मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है। इसलिए मैं लिखा हूं यहां पे मैग्नीज एंड टेक्नीशियम हैव कंप्लीटली लो मेल्टिंग पॉइंट, सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होगा। क्यों? ड्यू टू वीक मेटालिक बॉन्ड, यहां पे मेटालिक बॉन्ड ही कमजोर मिलते हैं, और मेटालिक बॉन्ड कमजोर होने के पीछे रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आप देख सकते हैं, जैसे अगर मान लो मैं मैग्नीज वाला एग्जांपल लेता हूं, मैग्नीज है और नीचे है आपके पास टीसी। मैग्नीज की कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना तो आएगा 3d5 और 4s2, और टीसी का करोगे तो आएगा 4d5 and 5s2। आप देख सकते हैं ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन कैसे हैं, हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हमेशा क्या होता है, स्टेबल होता है, और स्टेबल होने की वजह से यहां पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, और साथ साथ मेटालिक बॉन्ड क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। इसलिए बोला जाता है कि Mn और Tc के पास मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, सबसे कम होंगे।
याद रखना ये जरा ध्यान से, Mn और Tc दोनों में मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है। क्यों कम है? क्योंकि यहां पे मेटालिक बॉन्ड कमजोर है। और मेटालिक बॉन्ड कमजोर क्यों है? क्योंकि सर हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिला, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, इसको जरा आप कॉपी करें। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता है पहले इसको समझ लो। जैसे मान लो ये हमारे पास मेटल का एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, इस तरीके से मैं लेके चल रहा हूं। मेटल मेटल मेटल, नीचे भी थोड़ा सा बढ़ा दो। ये मेटल लैटिस है हमारे पास। ठीक है, अब मेटल लैटिस में हम लोग एक ऐसा एनर्जी सप्लाई करेंगे, एक ऐसा एनर्जी सप्लाई करेंगे जिसके तहत ये वाला मेटल मेटल का बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, ये वाला भी मेटल मेटल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये वाला मेटल मेटल बॉन्ड भी ब्रेक होगा, ये वाला भी ब्रेक हो जाएगा, ये वाला भी ब्रेक हो जाएगा। जितने मेटल मेटल के बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं ये सब आपके ब्रेक हो जाएंगे। तो वैसा एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बोलेंगे। सिंपल सा मैटर है कि एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या है? ये जो आपने मेटल लैटिस बनाया ना, इसमें आपने जो एनर्जी सप्लाई की जिसके तहत मेटल मेटल का जो बॉन्ड है ये टूट गया और मेटल गैस के फॉर्म में बन गया, तो इस एनर्जी को आप नाम क्या देंगे? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन नाम देंगे। यानी आप इसका स्टेटमेंट कैसे लिख सकते हैं? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्मेशन ऑफ गैसियस मेटल फ्रॉम सॉलिड मेटल called as enthalpy of atomization. Enthalpy of atomization यानी डायरेक्ट कह लें, अगर मान लो ये मेटल है अभी सॉलिड के फॉर्म में, सॉलिड कहने का मतलब मेटल लैटिस के फॉर्म में, आपने कुछ एनर्जी सप्लाई किया, यहां से कुछ एनर्जी आपने दिया जिससे ये सारे मेटल मेटल के बॉन्ड टूटना चालू हो गए। तो जो एनर्जी आपने दिया था ना उसी एनर्जी को एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बोल रहा है। और रिजल्ट याद रखना कि यहां जो मेटल बनेगा ये आपको गैसियस के फॉर्म में बननी चाहिए। किस फॉर्म में? गैस के फॉर्म में। तो इसी को हम लोग एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बोल रहे हैं। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझे आप थोड़ा सा। अगर मान लो कि ये जो मेटल मेटल का बॉन्ड है ना, ये जो मेटल मेटल बॉन्ड है या ये वाला मेटल मेटल बॉन्ड है, अगर ये मेटल मेटल का बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है तो ये वाला एनर्जी भी आपको ज्यादा तगड़ा देना पड़ेगा, तभी जाके ये वाला बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि भाई बॉन्ड बहुत मजबूत है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है मोस्टली डिपेंड करता है कि ये वाला बॉन्ड कितना मजबूत है, या ये मेटल मेटल का बॉन्ड कितना मजबूत है, या ये मेटल मेटल का बॉन्ड कितना मजबूत है। जितना मेटल मेटल के बॉन्ड मजबूत होंगे उतने ही ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी बनेगा। यानी आप कह सकते हैं एम बॉन्ड आर मच स्ट्रॉन्गर देन हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक। और आपको एक बात पता है कि जो डी ब्लॉक मेटल्स हैं उसका ये वाला बॉन्ड काफी मजबूत होगा, क्योंकि दो टाइप के बॉन्ड मैंने बताया था। जस्ट एक तो सर इसका अपना मेटालिक बॉन्ड वाला,
और ओवरलैप करके एक और बॉन्ड बनाया था कोवलेंट बॉन्ड, तो बॉन्ड ज्यादा मजबूत हो गया। अब बॉन्ड ज्यादा मजबूत हुआ, दैट मींस एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आप एक पॉइंट और कह सकते हैं, मेटल विथ presence of extra covalent bond in addition to metallic bond have greater enthalpy of atomization, यानी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर। और कोवलेंट बॉन्ड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर, है ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, कोवलेंट बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा, कोवलेंट बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा, कोवलेंट बॉन्ड मजबूत बनेगा। बॉन्ड मजबूत हो गया, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि आप एग्जाम्पल अगर कह लें यहां से, जैसे मान लो एक हमारे पास है सर क्रोमियम और एक है हमारे पास वेनेडियम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 और वेनेडियम कितना 23। कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करते हैं तो ये आता है 3d5 एंड 4s1, और ये कितना आता है तो 3d3 एंड 4s2। तो आप देखो यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, कितना है भाई 6 है ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मतलब मोर कोवलेंट बॉन्ड कैरेक्टर भी कह सकते हो आप यहां पे। अब कोवलेंट बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है, दैट मींस मोर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसका ज्यादा दिखेगा, क्रोमियम का ज्यादा दिखेगा इन कंपेरिजन टू वेनेडियम, क्योंकि सर यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, कोवलेंट बॉन्ड मैक्सिमम पावर वाले होंगे या मैक्सिमम स्ट्रेंथ वाले होंगे, तो उसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी क्या बनेगी, ज्यादा बनेगी। ठीक है, तो ये है आपके पास पूरा का पूरा फंडा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का। जरा इसको कॉपी करें, उसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं, ठीक ना। चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग को डिस्कस करना है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अभी जस्ट पढ़ा है बाबू। क्या है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं पहले, ठीक है ना। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर्ड to ejection of outermost electron from gaseous element, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। आप इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो कि हमारे पास दो स्पीसीज है, ठीक ना। एक स्पीसीज ये वाला है जिसकी साइज छोटी है, और एक स्पीसीज है बड़ी वाली, ये वाली, जिसकी साइज क्या है, बड़ी है। आप देख सकते हैं यहां पे साइज क्या है, स्मॉल साइज है, और यहां पे क्या है, लार्ज साइज है, ठीक है। अब स्मॉल साइज के वजह से क्या होगा, देखो तो जरा, अगर मान लो आउटर मोस्ट सेल में कुछ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, और यहां पे भी आप इलेक्ट्रॉन बना लो, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन यहां पर भी होगा और यहां पर भी होगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, यहां पे साइज कम है तो अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा खतरनाक, अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा, और यहां पर अट्रैक्शन क्या होगा आपका, कम होगा, अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि सर साइज बड़ी है ना, साइज बड़ी है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का डिस्टेंस ज्यादा है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। अब अट्रैक्शन फोर्स अगर मान लो यहां पे ज्यादा है,
तो आपने जो एनर्जी सप्लाई किया जिसके तहत ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, इसी एनर्जी को आप आयनाइजेशन एनर्जी बोल रहे हो। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्शन ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना है कहां से? गैसियस एलिमेंट से। ठीक है, तो ये साइज कम था, अट्रैक्शन ज्यादा था, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी यहां पर क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा, क्योंकि बॉन्ड बहुत तगड़ा है तो एनर्जी भी ज्यादा देना पड़ेगा, तभी जाके ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो आपने एक चीज देखा कि साइज के आधार पे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिसाइड हो रहा है। साइज कम तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, यहाँ पे साइज ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या मिलेगा? आपको कम मिलेगा, यानी यहां पे कम एनर्जी देना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉन आपका ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो आप एक चीज बखूबी समझ गए होंगे कि साइज की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी डिस्टर्ब होता है। साइज ज्यादा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम मिलेगा, और साइज अगर कम है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग लेफ्ट टू राइट वाला कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हम लोग एटॉमिक रेडियाई पढ़ चुके हैं ना कि डी ब्लॉक मेटल्स में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज सबसे पहले घटता है, फिर बराबर होता है, फिर बढ़ने लगता है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, है ना। आप क्या लिख सकते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। आप इसी तरीके से सारे सीरीज में अप्लाई करेंगे, ठीक ना, ट्रांजिशन एलिमेंट वाला सीरीज में। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट इंक्रीजेस, देन remain same and finally increases। ठीक है, अब साइज वाला ट्रेंड याद होगा आपको। साइज वाला ट्रेंड क्या बताए थे? स्कैंडियम से छोटा टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये सब साइज में बराबर था। इसके बाद कॉपर और उसके बाद क्या था? जिंक। ये तो साइज का ट्रेंड था। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड इसका ठीक अपोजिट होगा। स्कैंडियम से ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी टिटेनियम में, जो साइज कम है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा, आप देख सकते हैं यहां से। टिटेनियम के बाद वेनेडियम, उसके बाद क्रोमियम, उसके बाद मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट और निकेल, इन सब में लगभग बराबर होगा। लेकिन यहां पे कॉपर में भी ज्यादा है और उससे ज्यादा जिंक में भी होगा। हालांकि में यहाँ पे साइज बड़ा है जिंक का, ध्यान देना। इस वाले केस में जिंक की साइज जो है, साइज भी ज्यादा होगी और आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होगी। क्यों ऐसा होगा? तो कॉन्सेप्ट आएगा हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन का, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का। कैसे? आइए जरा बात करते हैं। जैसे आपके पास है, मान लो एक है कॉपर और दूसरी तरफ है जिंक। ठीक है, कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3d10 और 4s1। जिंक की क्या है? तो 3d10 और 4s2। आप देखो यहां पे फुल फील्ड है और यहां पर क्या है? हाफ फील्ड है। कॉन्फ़िगरेशन पे देखो, 3d10 फुल फील्ड और 4s1 हाफ फील्ड। जबकि यहां पे देखो तो d आपका फुल फील्ड है और s भी क्या है? आपके पास फुल फील्ड है। दोनों ही फुल फील्ड है, तो एक हाफ फुल है, दूसरा फुल फुल है, तो ज्यादा स्टेबल तो फुल वाला होता है ना। दिस इज मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, और मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, दैट मींस हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं टॉप टू बॉटम वाला में। तो आपको टॉप टू बॉटम वाला साइज का ट्रेंड पता है कि फर्स्ट से सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में साइज बढ़ता है, सेकेंड से थर्ड में सेम, और थर्ड से फोर में भी क्या होगा? सेम, सिमिलर कहते हैं बेसिकली। ठीक ना, तो यहां पे आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या लिखोगे? आयनाइजेशन एंथैल्पी फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज decreases, then second to third
and third to fourth transition series ionization enthalpy slightly increase, थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखेगा आपको। क्यों ऐसा? ड्यू टू लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये आपको टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट का कॉन्सेप्ट हमने आपको समझा दिया। इसको जरा आप कॉपी करो, उसके बाद कुछ और डिस्कस करेंगे यहां पे और आज के लेक्चर को खत्म करेंगे। ठीक है ना? चलिए बच्चों, आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ डी ब्लॉक मेटल इज हायर देन एस ब्लॉक मेटल ड्यू टू। आपको मैं एक बात जस्ट बताया हूं कि डी ब्लॉक मेटल की साइज थोड़ी सी छोटी होगी इन कंपेरिजन टू एस ब्लॉक मेटल। एस ब्लॉक मेटल की साइज क्या है? बड़ी है। दिस इज डी ब्लॉक एंड दिस इज एस ब्लॉक। ठीक है, यानी यहां पे स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? ज्यादा होगा, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। भाई साइज कम तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होता है ना। यहां पे लार्ज साइज है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? लेस होगा। ठीक है, यानी कि रीजन क्या मिला? सबसे पहला रीजन है स्मॉल साइज, और एक और रीजन इनबिल्ट होता है यहां पे, जेड इफेक्टिव हायर, क्योंकि हाई जेड इफेक्टिव होगा तो साइज ऑटोमेटिक कम हो जाएगा आपका। ठीक है, मतलब साइज यहां पर कम है, जेड इफेक्टिव यहां पे क्या मिल रहा है आपको? ज्यादा, और साइज यहां पे ज्यादा है तो जेड इफेक्टिव यहां पे क्या मिलेगा आपको? कम मिलेगा। तो ये दो रीजन है जिस वजह से हम लोग ये बात कहते हैं कि डी ब्लॉक मेटल्स की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज्यादा है इन कंपेरिजन टू एस ब्लॉक मेटल, क्योंकि डी ब्लॉक के पास साइज कम है और जेड इफेक्टिव क्या है? ज्यादा है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे मैं आपको बताऊं। देखो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर ज्यादा है ना तो रिएक्टिविटी कम होगी। ये बात कैसे पता करें? देखें, जैसे मान लो कि यहां पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना, ये आपके पास बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, यहां पर आपके पास इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी बॉन्ड यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपने जो एनर्जी दिया दैट इज E1, दिस इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक ना, और यहां पर आपने जो एनर्जी दिया दिस इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन निकालने के आधार पे बात करेंगे उसको। पहला इलेक्ट्रॉन के लिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर E1 है और यहां पे E1 है, यहां पर E1 डैश कह लो आप, ठीक है, कौन सा एनर्जी ज्यादा होगा? तो ये वाला एनर्जी ज्यादा होगा, क्योंकि साइज यहां पर सर छोटा है। अब एनर्जी यहां पर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन यहां से लेट से निकलेगा। अब इलेक्ट्रॉन लेट से निकलेगा तो रिएक्शन भी लेट से करेगा। इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाता, फट से इलेक्ट्रॉन निकल जाता तो भाई तुरंत रिएक्ट कर जाता वो, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉन लेट से निकलेगा क्योंकि साइज छोटी है, एनर्जी ज्यादा देना पड़ रहा है। एनर्जी ज्यादा देना पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन लेट से निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन लेट से निकलेगा, रिएक्शन लेट से करेगा। यहां पे एक पॉइंट मैं लिख रहा हूं, ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ डी ब्लॉक मेटल्स, so that electron not easily escape, hence
लेस केमिकल रिएक्टिविटी, लेस केमिकल रिएक्टिव इन कंपेयर टू एस ब्लॉक मेटल। एस ब्लॉक मेटल में इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल जाएगा ना, तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो रिएक्शन भी तुरंत कर लेगा, ठीक ना। इसको जरा आप कॉपी कर लो। तो बच्चों आज के लेक्चर को यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पर एक नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विज्ञान। बच्चों अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो मेरे इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड तक भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू वेरी मच।